नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आप सबका स्वागत है। अब आप हो जाइए तैयार उन खबरों के लिए जिनका आपकी जिंदगी से डायरेक्ट कनेक्शन है। हिंदी न्यूज में पटियाल का परीक्षण सबसे अलग होता है। पब्लिक इंटरेस्ट में हर खबर का मकसद जनहित होता है। हम राजनीति भी नागरिकों की भलाई के लिए ही कवर करते हैं, किसी नेता की बयानबाजी के लिए नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि आज की खबरों का मेन्यू क्या है। चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन प्रदूषण के नतीजे आ गए हैं। पूरी दुनिया में प्रदूषण की राजधानी दिल्ली है। देश के 42 शहर प्रदूषण की लिस्ट में दौड़ रहे हैं, लेकिन देश चुनाव में व्यस्त है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, सांसद और विधायक तो आप चुन लेंगे, लेकिन सांस कैसे लेंगे? प्रदूषण के संकट और चुनाव की खबरों का कॉकटेल आपके लिए खास तौर पर मैंने तैयार किया है। वो आप मेरे साथ जरूर देखें, क्योंकि आपको मतदान करना है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि नेता से क्या बात करनी है, अपने वोट की क्या गारंटी लेनी है। दूसरा परीक्षण जोमैटो के हरे लाल रंग के विवाद का होगा, लेकिन मैं इस विवाद में आपके लिए, सरकार के लिए और इस सिस्टम के लिए एक सीख लेकर आया हूं। जोमैटो ने कुछ घंटों के भीतर अपना एक बड़ा फैसला बदला है। यह कैसे मुमकिन हुआ? क्या बेहतर फीडबैक सिस्टम की वजह से? लेकिन क्या आज हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो लाभार्थी के सुझाव पर सुधार करता हो? नहीं है। इसके बारे में जानिए और अपने प्रत्याशी से इसकी मांग भी कीजिए। सुधार का रिमोट कंट्रोल हर हाल में आपके पास होना चाहिए। पटियाल आज आपके लिए देश में चल रहे हेल्थ ड्रिंक स्कैम का परीक्षण भी करेगा। आप अपने बच्चों को दूध में ताकत का जो पाउडर घोल घोल कर पिलाते हैं, वो हेल्थ ड्रिंक है या नहीं, ये आज आपको पता चल जाए। लेकिन एक और बात खास आपसे ये बता दूं मैं कि आज आपको सरकार जनता के खाते में कितना क्रेडिट करती है और कितना डेबिट, ये भी जानना जरूरी है। चुनावी माहौल में सरकार डिस्काउंट का परीक्षण देखिएगा आप, और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना। विश्वास कीजिए, आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। पटियाल जो आज विकास पथ पर दौड़ रहे भारत की फूलती हुई सांसों का परीक्षण करने जा रहा है, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2047 तक विकसित भारत की गारंटी आ चुकी है। चुनाव में जीत के लिए गारंटी कार्ड बनाए जा रहे हैं, लेकिन सांस लेने के लिए प्रदूषण मुक्त हवा हमें कब मिलेगी? इसकी गारंटी आखिर कौन देगा? आज यह सवाल पूछना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना है। 23 साल में विकास के इंजन का ट्रैक बदलना है, लेकिन कई टारगेट पूरा होने से पहले ही प्रदूषण के चलते दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश का दम घोट रहे हैं। इंटरनेशनल पॉल्यूशन पर नजर रखने वाले स्विस संगठन AQAir की एक नई रिपोर्ट आई है, जिसमें भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। गौर से सुनिएगा इन आंकड़ों को। दुनिया के टॉप 50 प्रदूषित शहरों में 42 शहर भारत के हैं, और भारत की 130 करोड़ से ज्यादा यानी 96% आबादी खराब हवा के बीच सांस लेने के लिए मजबूर है। इसीलिए जनहित में आज पटियाल यह सवाल पूछ रहा है कि चुनावी गारंटियों और न्याय के नारों के बीच साफ हवा का मुद्दा कहां गुम हो जाता है? राजनीति की गारंटियों में गुम होते प्रदूषण के मुद्दे पर पब्लिक क्यों सोच विचार नहीं करती? राजनीतिक दलों के लिए पॉल्यूशन क्या सिर्फ पॉलिटिकल टूल बन चुका है? लेकिन प्रदूषण पर आई नई इंटरनेशनल रिपोर्ट में भारत के हालात पर एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं, उनको चिंता में डाल रही है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि जो 2.5 PM वैल्यू करीब 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होनी चाहिए थी, वो अपने देश में 10 गुना ज्यादा इन शहरों में है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक बड़ा गंभीर विषय ये है कि एक तरफ जहां हम पानी के संकट की तरफ चले गए, वहां दूसरी तरफ हम एयर क्वालिटी के संकट में हैं। और ये करीब 94% देश की जनता इस एयर पोल्यूशन के चपेटे में है। ये आंकड़ा जो लिया गया है वो बताता है। और उसका बड़ा कारण बढ़ती गाड़ियों की संख्या, पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन
और इस तरह के जो तमाम कार्य हैं, इनके कारण अपने देश की हवा का रुख बदल गया। और पानी का संकट और साथ में एयर क्वालिटी, कहीं हम एक बड़े खतरे की तरफ नहीं जा रहे हैं? एक सामूहिक चिंता है जिसके बारे में हमें सोचना होगा। और अगर हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के बराबर हैं कहीं, तो हमें यह भी तो तुलना करनी ही चाहिए कि हम विकसित देशों की श्रेणी की तरफ हैं। हमारे विकास के कामों में हमें दुनिया में बड़ा स्थान मिल रहा है। शायद आज जरूरी है कि अब हम अपने पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति भी उतने गंभीर हो जाए। एक तरफ करीब करीब पूरी आबादी खराब हवा में सांस ले रही है, तो दूसरी तरफ देश में सांसदों को चुनने की तैयारी चल रही है। लेकिन किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में या फिर मैनिफेस्टो में आपकी सांसों से जुड़ा मुद्दा शामिल ही नहीं है। साफ हवा आपकी जिंदगी का सवाल है। हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए यही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? हो रहा है इससे ठीक उलट। मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल की लिस्ट में दिल्ली एक बार फिर पहले पायदान पर है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी से बच निकलने के कानूनी रास्ते तलाशने में लगे हैं। दिल्ली भारत का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है, लेकिन सबसे पुरानी पार्टी सियासी वजूद बचाने के लिए बिहार से लेकर यूपी तक ताकत जुटाने में लगी है। दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित टॉप 50 शहरों में अकेले भारत के 42 शहरों का नाम दर्ज है, लेकिन देश को चलाने वाली पार्टी 50% वोट शेयर के देशव्यापी अभियान को पूरा करने के लिए अपना कुड़बा बनाने में जुटी है। देश की 96% आबादी खराब एयर क्वालिटी वाले शहरों में सांस लेने को मजबूर है, लेकिन राजनीतिक दल आपके लिए सांसदों का मेन्यू बनाने में बिजी है। पटियाल जनहित में पब्लिक से यही एक सवाल पूछना चाहता है कि सांसद चुनने के लिए तो आपके पास विकल्प आ जाएगा, आप उनमें से किसी को भी सांसद चुन लेंगे, चुनाव निकल जाएगा, लेकिन आपके पास सांस लेने के लिए साफ हवा के अलावा और कोई विकल्प है? सवाल राजनीतिक दलों से भी यही है मेरा कि पॉल्यूशन का सलूशन निकालने को लेकर राजनीतिक पार्टियां और सरकारें आखिर गंभीर क्यों नहीं है? ये चुनावी मुद्दा बनना चाहिए और हम लोग इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे भी। और अभी के लिए नहीं, आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी चुनाव मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने वादा किया था कि हम लोग दिल्ली के अंदर से पोल्यूशन हटाएंगे, हम दिल्ली में पोल्यूशन की चिंता करेंगे, वह लोग आज करने में विफल हुए। जो पोल्यूशन है वह लोकलाइज इशू है, वह वहां क्षेत्रीय सरकार या राज्य सरकार का इशू है। जहां पर भी है वहां की राज्य सरकार को चिंता करनी चाहिए। और मैं अपेक्षा करूंगा कि वहां के लोग भी इसको मुद्दा बनाएंगे, वहां के सिटीजन भी इसको, नागरिक भी इसको मुद्दा बनाएंगे। और जो लोग वोट मांग रहे हैं उनसे इसका एक सोल्यूशन पूछें कि आपके पास इसका कोई रास्ता है या नहीं है। सिर्फ जनता से जुड़े जो भी मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी उसको लगातार उठाती है। पोल्यूशन भी हमारे लिए एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इनफैक्ट हमने अपने मैनिफेस्टो में भी यूज किया है। हमारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको अपने मैनिफेस्टो में कभी नहीं लाई। और हम सिर्फ कहते नहीं हैं, हम काम करके दिखाते हैं। आप देखिए, पार्लियामेंट में टेबल हुई थी एक रिपोर्ट लास्ट ईयर, इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें ये बताया गया था कि 2016 के मुकाबले में अब तक दिल्ली में करीब 31% पोल्यूशन कम हो गया। प्रदूषण पर जो वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट सामने आई है, उसमें दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में जो नाम दर्ज हैं, वो भी भारत में ही है। पटियाल ने आपके देश में प्रदूषण पर जो आंकड़े दिखाए हैं, उनमें दुनिया के टॉप 50 पोल्यूटेड शहरों से जुड़ी जानकारियां देखी, लेकिन दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों के देश का कोई मेट्रो सिटी नहीं, बल्कि बिहार का एक जिला बेगूसराय है। क्राइम रेट के लिए पहचाने जाने वाला बिहार का यह जिला प्रदूषित शहरों की लिस्ट में सबसे ऊपर जा पहुंचा है। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में अकेले 13 जिले बिहार के हैं। खराब हवा के लिए बेगूसराय देश का सबसे प्रदूषित शहर है, लेकिन क्या वाकई ही बेगूसराय भी इस मुद्दे को लेकर संजीदा है? शुद्ध हवा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसका शुद्ध होना हर आदमी का बेसिक राइट है और आदमी को भी इसमें सहयोग करना है। बाकी हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को भी इतने पोल्यूशन की वजह से बहुत डिजीज होने लग गए हैं। पहले इतना कॉमन नहीं था ये सब।
तो अब हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने लग गया है। हॉस्पिटल्स वगैरह, फैसिलिटीज़, कनेक्टिविटी, ये सब है, बट जो चीज़ अब आगे की जनरेशन को चाहिए, इनका बेसिक है कि इनको क्लीन एयर, क्लीन वाटर। जिस तरह से निर्माण कार्य हो रहा है मकानों का, और निर्माण कार्य का जो नियम है उस नियम का पालन नहीं हो रहा है। जो भी निर्माण कार्य होना चाहिए उस पर जो अथॉरिटी है, जिसने नगर निगम क्षेत्र है या पंचायत क्षेत्र है, तो वहाँ जो भी निर्माण कार्य हो रहा है इस तरह का, उसको कवर करके करना है। प्रदूषण का वजह अभी नाला निर्माण का कार्य हो रहा है, इसमें जो भी ठेकेदार है उनको विशेष करके पानी छिड़काव पे ध्यान देना चाहिए था, जो कि वो बिल्कुल नेग्लिजेंसी में इसको कर रहा है। तो बेगूसराय का विकास या ये जो टूट फूट और प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का वादा करे कुछ जो प्रत्याशी, उसको हम लोग वोट देने का प्रयास करेंगे। बेगूसराय के लोगों से ये गुजारिश होगा कि आप खुद आगे आए और प्रदूषण पे कंट्रोल करें, अपने वातावरण को सुरक्षित रखें। साफ हवा का मुद्दा पब्लिक खुद ही साइडलाइन कर देती है, इसीलिए राजनीतिक दल भी मौका आने पर प्रदूषण की फिक्र तो करते हैं, लेकिन अपने चुनावी घोषणा पत्रों में इस मुद्दे का जिक्र ही नहीं करते। कांग्रेस 5 न्याय 25 गारंटी वाला मैनिफेस्टो तैयार कर रही है। उसमें नौकरी, जातीय जनगणना, एमएसपी, कृषि, कर्ज माफी, ये सब तमाम मुद्दे शामिल हैं। लेकिन देश की हवा कैसे सुधारी जाए, ग्लोबल पॉल्यूशन इंडेक्स में भारत कैसे सुधार करे, इसकी कोई गारंटी वहां नहीं है। बीजेपी संकल्प पत्र लाती है, इस बार तो प्रधानमंत्री खुद गारंटी भी दे रहे हैं। गरीब, युवा, महिला, किसान, सबके लिए कुछ ना कुछ है संकल्प पत्र में, लेकिन पब्लिक को सांस लेने के लिए साफ हवा देने की गारंटी वहां भी नहीं है। प्रदूषण के हर साल कितने नुकसान होता है, कितनी जानें जाती हैं, अब मैं उसका आंकड़ा लेके आया हूं। 16,70,000 लोगों की जान चली जाती है, आपने सोचा भी नहीं होगा। हर महीने के हिसाब से 1,39,000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। हर दिन का अगर हिसाब लगाएं तो 4,639 लोगों की, और हर घंटे 193 लोगों की, और हर मिनट का अगर हिसाब लगाएं तो 3 लोग दम तोड़ते हैं इस प्रदूषण की वजह से। मैंने आपको बताया कि प्रदूषण के मुद्दे पर पार्टियां परेशान दिखने की कोशिश करती हैं, लेकिन असल में किसी पार्टी को इस बात की चिंता ही नहीं है कि जो हवा आपके फेफड़ों को सोख रही है वो साफ होनी चाहिए या नहीं। 2019 में केंद्र सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ कार्यक्रम भी शुरू किया था। एक नाम क्या था? नाम था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। देश के 131 शहरों को चुना गया था इसके लिए। प्रदूषण कम करने के लिए पार्टिकुलेट मैटर में 20 से 30% कमी लाने का टारगेट भी तय हुआ था। यूपी के 7 शहरों के लिए 395 करोड़ रुपए दिए भी गए थे, लेकिन राज्यों और केंद्र के बीच पटरी नहीं बैठती है। इसीलिए प्रदूषण नियंत्रण सिर्फ नारे तक सिमट जाता है और आपकी जिंदगी से जुड़ा गंभीर मुद्दा प्रदूषण सरकारों की प्राथमिकता सूची में होता ही नहीं है। हवा में घुलते जहर की सबसे बड़ी वजह पार्टिकुलेट मैटर है। 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियां पार्टिकुलेट मैटर की सबसे बड़ी वजह बनती हैं। सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ कम किए बिना पॉल्यूशन कंट्रोल की हर कोशिश नाकाम है। लेकिन देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर की बड़ी हिस्सेदारी होती है और सड़कों पर गाड़ियां अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर तस्वीर मानी जाती है। तो क्या जीरो पॉल्यूशन से देश की इकोनॉमी ग्रोथ भी जीरो हो जाएगी? इसी सवाल का जवाब इकोनॉमिक्स के कई एक्सपर्ट्स के पास हम गए और प्रोफेसर अरुण कुमार ने हमें जो बताया वो आप भी सुन लीजिए। ग्रोथ ही जो है वो हमारा जो ऊपर के तबका है, जो अमीर है, जो मिडिल क्लास है, उसके कंजम्पशन की वजह से हमारा ग्रोथ हो रहा है। जो गरीब तबका है वो तो बहुत ही कम कंज्यूम करता है, उसकी तो आमदनी इतनी नहीं है कि वो ज़्यादा कंज्यूम कर सके, और फिर वो रिसाइकलिंग भी बहुत करता है क्योंकि जो चीज़ है वो उसको वेस्ट नहीं होने देता। जो अमीर तबका है वो जैसे कि कोई चीज़ खपत किया तो उसके साथ पैकेजिंग आएगा, उसमें प्लास्टिक निकलेगा, उसमें कार्डबोर्ड निकलेगा, तरह तरह के उसमें केमिकल्स होते हैं, तो उससे प्रदूषण होता है। जो गरीब आदमी होता है वो तो खुली चीज़ अपना लेता है, उसमें जो पैकेजिंग वगैरह नहीं होता है तो इसलिए वहाँ पे नहीं होता। फिर वो रिसाइकलिंग करता है, जो थोड़ा बहुत भी उसका बोतल आ गई या जो उसके प्लास्टिक आ गया उसको किसी न किसी रीयूज करता है। तो प्रदूषण जो हो रहा है वो जो खपत हो रही है, जो हमारे अपर क्लास हैं, जो अपर मिडिल क्लास है, उनकी वजह से जो प्रदूषण हो रहा है।
अब पटियाल एक ऐसा परीक्षण करेगा जिसका रिश्ता देश के हर घर से है, हर मां से है, हर पिता से है, हर बच्चे से है। बच्चे को बचपन से जवानी तक दूध में घोल घोल कर हर घर में जो पाउडर पिलाया जाता है, क्या वो हेल्थ ड्रिंक नहीं है? बच्चे के विकास के नाम पर जो पाउडर बाजार में सजे हुए हैं, वो हेल्थ ड्रिंक्स नहीं है क्या? ये सवाल खड़े किए हैं देश में बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए बने आयोग ने। इसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। उन्होंने ये सवाल खड़े किए हैं। अब पटियाल ने इस दावे की थोड़ी सी पड़ताल की। राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा कमीशन के दावे सुने और रिसर्च किया तो कुछ और बातें सामने आ गई। FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जो देश में साफ और सही खाने की गारंटी देता है, लेकिन FSSAI के पास ऐसी कोई मोहर या पैमाना नहीं है जो हेल्थ ड्रिंक्स की पहचान बताता हो। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में भी हेल्थ ड्रिंक्स शब्द का जिक्र नहीं है। मतलब भारत में हेल्थ ड्रिंक्स नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर भी देश में स्वास्थ्यवर्धक चूर्ण बेचने वालों की लाइन लगी हुई है। हेल्थ ड्रिंक्स के नाम से बाजार में उपलब्ध तमाम उत्पादों के बड़े बड़े दावे होते हैं। कोई ड्रिंक्स दावा करती है कि मसल्स को मजबूत बनाता है उनका पेयजल, तो किसी का दावा है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, बच्चों का विकास, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इन तमाम चीजों पर एनर्जी बूस्टर, स्टेमिना बढ़ाने का दावा, यह तमाम बाजार में मौजूद ड्रिंक्स के अंदर किया जाता है। ये अपने प्रचार में करोड़ों रुपए के विज्ञापन भी देते हैं। जनता देखती है और इन्हें भी जी भरकर खरीदती है। बाजार, मॉल, मोहल्ले, परचून की दुकान, ऑनलाइन रिटेल स्टोर या फिर ऑनलाइन ऐप, यहां तक कि मेडिकल स्टोर की विंडो पर भी आपको दर्जनों कंपनियों के ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो खुद को हेल्थ ड्रिंक्स बताते हैं। इनमें से ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बच्चों की ग्रोथ की गारंटी देते हैं। टीवी और सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी विज्ञापनों में इसी तरह के दावे किए जाते हैं ताकि माता पिता अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए और ज्यादा उनकी खरीदारी करें। लेकिन समझने वाली बात यहां यह है कि हेल्थ ड्रिंक्स के नाम से बेचा जा रहा कोई भी प्रोडक्ट आपके बच्चे को, आपको क्या सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है? हमने यही सवाल पूछा भी और हमारी संवाददाता अजातिका सिंह नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो से स्पेशली इस मुद्दे पर जाकर मिली। उन्होंने हेल्थ ड्रिंक को लेकर जो दावे किए हैं उसका पूरा ब्यौरा आप भी सुन लीजिए। बहुत काम की जानकारियां हैं। सालों से हम देख रहे हैं, कई वर्षों से बच्चों को यही पिलाया जा रहा है, क्योंकि इस तरह के जो भ्रामक एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, तो पेरेंट्स खुद बच्चों को पिलाते हैं। लेकिन अब आपके संज्ञान लेने के बाद, आगे ऑर्डर इशू करने के बाद क्या कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, ये बाजार का इस कदर नियंत्रण परिवार पे हो चुका था कि जब हम ये बात करते हैं कि भारत में डायबिटीज के, ओबेसिटी के मरीज बढ़ रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं कि बचपन से हम ही बच्चों को उस तरफ धका रहे हैं। ये हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पे हम जो भी प्रोडक्ट बच्चों को दे रहे हैं, इसमें एडेड शुगर कंटेंट उस मात्रा से ज्यादा है जो बच्चों को लेना चाहिए। ये ऐसा सिर्फ बॉर्नविटा के साथ है या फिर बॉर्नविटा, बूस्ट, हॉर्लिक और ऐसी तमाम बेवरेज ड्रिंक्स जो हैं, सीरियल्स हैं, उनके हमारे पास बॉर्नविटा की शिकायत आई थी, हमने उसकी जांच की। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि सारे खुद को हेल्थ ड्रिंक कहते हैं। नन ऑफ देम इज हेल्थ ड्रिंक। हमने जब इस बारे में भारत सरकार की संस्था FSSAI से बात की, उन्होंने हमको ये बताया कि फूड सेफ्टी सिक्योरिटी एक्ट जो है भारत का और उससे जुड़े हुए जो नियम हैं, उनमें हेल्थ ड्रिंक नाम का कोई भी प्रोडक्ट परिभाषित नहीं है। यानी कि ना सिर्फ इसकी बात हम करें बॉर्नविटा की, इसके अलावा जो जूसेस बिक रहे हैं वो भी हेल्थ ड्रिंक नहीं है जिन्हें ब्रांड किया जा रहा है। भारत में हेल्थ ड्रिंक नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब है ही नहीं तो ये भी नहीं है और वो भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने अभी सारे देश के जो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये निवेदन भेजा है, ये एडवाइजरी भेजी है कि हेल्थ ड्रिंक के नाम से जो भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनको हटा दिया जाए। ग्राहकों को ये समझाया जाए, परिवारों को ये बताया जाए कि हेल्थ ड्रिंक कुछ भी है ही नहीं, तो हेल्थ ड्रिंक के नाम पे कुछ भी कंज्यूम करें ना। कंपनियों को ये बताया जाए कि भ्रामक प्रचार से बचें, सम्मानजनक तरीके से भारत में व्यापार करें, बच्चों को पलने बढ़ने के अवसर देने में मदद करें,
ना कि अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाएं। हेल्थ ड्रिंक्स पर पूरे देश में अलर्ट है। इस कैटेगरी के प्रचार प्रसार के लिए बिक्री तक की चीज पर सावधान रहने की बात हमेशा कही गई है। प्रियांक कानूनगो का दावा है कि उनकी आपत्ति के बाद कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स में बदलाव किया है। इस दावे की सच्चाई का परीक्षण भी पटियाल ने आपके लिए किया है। दुकानों पर धड़ल्ले से बेचे जा रहे सो कॉल्ड हेल्थ ड्रिंक्स या कहें तथा कथित हेल्थ ड्रिंक्स में स्वास्थ्यवर्धक कोई क्वालिटीज है ही नहीं, और उन्हें लगातार जो हेल्थ ड्रिंक कहा जाता है वो उन्हें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में भ्रामक है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, ये आप तस्वीरों के जरिए देख लीजिए। एनसीपीसीआर को जिसकी कंप्लेंट आई थी वो बॉर्नवीटा है, और बॉर्नवीटा में किस बात की कंप्लेंट थी वो आप देखिए तस्वीरों के जरिए हम आपको यहाँ पर समझाना चाहेंगे। इनके इंग्रेडिएंट्स में टोटल शुगर की अगर बात करें तो पर 100 ग्राम में, यानी प्रति 100 ग्राम में जो कुल शुगर है वो 46 ग्राम्स है। वहीं जो एडेड शुगर है जो अलग से डाली गई है वो 32 ग्राम्स है। जो तय मानक है वो 5 से 7% के बीच में होने चाहिए, केवल 5 से 7% के बीच होने चाहिए, और यहाँ पर जो मानक लिखे हुए हैं वो 32% तक लिखे हुए हैं। हालांकि वो भी इन मानकों को कम कर दिया गया है। पहले यही एडेड शुगर 50% से ज्यादा हुआ करती थी। प्लस इसकी पैकेजिंग की बात करें तो यहाँ पर हेल्थ ड्रिंक भी लिखा होता था, जो अब नहीं लिखा है। दरअसल जो कैटेगरी जिसके अंतर्गत बॉर्नवीटा को डाला गया है और उन्हें सीरियल किया गया है वो किया गया है केवल सीरियल बेस्ड बेवरेज मिक्स के रूप में, जो कि यहाँ पर साइड में आपको कोने में छोटा सा लिखा हुआ दिखाई देगा। वहीं स्ट्रेंथ एवरीडे यानी कि मजबूती हर दिन आपको बड़े बड़े मोटे अक्षरों में दिखाई देगा। यानी हेल्थ ड्रिंक लिखा हुआ जरूर हटा दिया है, लेकिन कई सारे इसमें अब भी ऐसे भ्रामक एडवर्टाइजमेंट हमें नजर आ रहे हैं कई बदलावों के बावजूद। अब अपनी पड़ताल में पटियाल उस एजेंसी की एंट्री करवाएगा जो देश में शुद्ध खाने की गारंटी देता है। इसका नाम है FSSAI, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम बार बार कह रहे हैं कि देश में हेल्थ ड्रिंक्स नाम की कोई कैटेगरी है ही नहीं। हमने कानून के हवाले से भी आपको यह बता दिया। अब हम आपको इस मुद्दे पर बाल अधिकार रक्षा कमीशन और खाद्य सुरक्षा अथॉरिटी के बीच हुई बातचीत दिखाते हैं। एनसीपीसीआर ने FSSAI से पूछा, हेल्थ ड्रिंक्स की परिभाषा क्या है? इसके जवाब में FSSAI ने क्या कहा? उसने कहा, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में कोई परिभाषा नहीं है इसकी। FSSAI ने पूछा कि बॉर्नवीटा में प्रोप्राइटरी फूड के तहत एक लाइसेंस प्राप्त किया था या है। इस लाइसेंस के तहत शर्त है कि कंपनी को प्रोडक्ट्स कैटेगरी का जिक्र पैकेजिंग और लेबलिंग पर करना होगा। FSSAI के मुताबिक बॉर्नवीटा सीरियल बेस्ड बेवरेजेस मिक्स यानी अनाज आधारित फूड है। यानी फूड सिक्योरिटी एक्ट में हेल्थ ड्रिंक्स नाम की कोई चीज है ही नहीं। FSSAI के इस जवाब पर अब NCPCR ने देश भर के उपभोक्ताओं को, संरक्षण विभागों को एक एडवाइजरी जारी की है और NCPCR ने हेल्थ ड्रिंक्स के नाम से बिक रहे प्रोडक्ट्स पर रोक लगाने के लिए भी कहा है। हमने इस पूरे मामले पर बॉर्नवीटा बनाने वाली कंपनी मॉडेलेज इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की, जिस पर कंपनी ने पब्लिक इंटरेस्ट में यह जवाब दिया, बॉर्नवीटा अनाज आधारित पेय है जो सभी क्वालिटी मानकों का पालन करता है और FSS एक्ट 2006 के अनुरूप है। बॉर्नवीटा में खाद्य कानून के तहत मान्यता प्राप्त सामग्री शामिल है। बॉर्नवीटा में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व पोषण की दैनिक आवश्यकताओं में योगदान करते हैं। उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए बॉर्नवीटा के पैक पर इस संबंधी जानकारी दर्ज की गई है। हम पारदर्शिता और गुणवत्ता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और यह बताना चाहेंगे कि बॉर्नवीटा का निर्माण, पैकिंग, लेबल, विज्ञापन और बिक्री सभी वैधानिक नियमों के अनुरूप ही किए जाते हैं। यह जानकारी हमें बॉर्नवीटा ने दी है। लेकिन NCPCR के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो क्या कहते हैं? कानूनगो साहब कहते हैं, बॉर्नवीटा समेत हेल्थ ड्रिंक के नाम से बाजार में उपलब्ध दूसरे प्रोडक्ट्स में बच्चों की ग्रोथ के नाम पर व्यापार हो रहा है, जिस पर रोक लगाना जरूरी है।
फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के मुताबिक हमारे देश में पाउडर के जरिए ड्रिंक्स बनाने की 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 मॉल्टेड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूसरा मॉल्टेड प्रोडक्ट्स और तीसरा प्रोप्रिएटरी फूड। ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। मॉल्टेड मिल्क प्रोडक्ट्स में अनाज के साथ साथ मिल्क पाउडर को मिक्स किया जाता है। मॉल्टेड प्रोडक्ट्स में सिर्फ जौ, गेहूं या फिर सिर्फ अनाज को मिक्स करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। प्रोप्रिएटरी फूड क्या होता है? उसमें कानून की परिभाषा या फिर कोई पैमाना तय नहीं किया गया है। FSSAI यही सुनिश्चित करता है कि प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में फूड कैलोरीज और शुगर की मात्रा के साथ ही सुरक्षा चेतावनी भी जारी की जाए, जिससे कस्टमर्स को यानी उपभोक्ता को पता रहे कि प्रोडक्ट को किस उम्र के लिए या फिर किस स्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं। बावजूद इसके कई कंपनियां धड़ल्ले से नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। ये जानकारियां सब आपसे हमें साझा करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आप भी रोज इस तरह के प्रोडक्ट्स खरीद रहे होंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया भर के हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पर जो बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं, भारत की हिस्सेदारी उनकी 22% है। मौजूदा वक्त में भारत में हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पर हो रहा व्यापार कितना है? 32,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। देश में हेल्थ ड्रिंक्स का बाजार 9.89% की दर से बढ़ भी रहा है। मतलब फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एक्ट में भले ही हेल्थ ड्रिंक्स का जिक्र नहीं है, पर हेल्थ ड्रिंक्स का बाजार तेजी से ग्रो कर रहा है, विस्तार कर रहा है, जिसे कानून के दायरे में लाना मुझे लगता है बेहद जरूरी हो गया है। अब पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल जनता को मिलने वाले सरकारी डिस्काउंट का परीक्षण करेगा। सरकारी डिस्काउंट का मतलब क्या है? चुनाव प्रचार में राजनीतिक दल अपने काम गिना रहे हैं। आजकल तो ये खूब मौसम चल रहा है। वो बता भी रहे हैं कि उन्होंने जनता को क्या क्या दिया। इसे सरकार डिस्काउंट भी कह रही है। जैसे अगर किसी चीज की कीमत 100 रुपए है और वो जनता को सिर्फ 50 रुपए में मिल रही है, तो ये जो 50 रुपए का बाकी का अंतर बचा ना, वो सरकार अपने पास से दे रही है। इसे और आसान भाषा में सब्सिडी भी कह देते हैं। सरकार का दावा है कि वो रेल को या रेल में सफर करने वाले यात्रियों को टिकट पर हर साल 4,50,000 करोड़ रुपए का डिस्काउंट देती है। जेनरिक दवाई वाले जन औषधि मेडिकल स्टोर में 30,000 करोड़ रुपए का डिस्काउंट देती है। मुफ्त इलाज की आयुष्मान योजना में 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च करती है। स्वच्छ भारत में 60,000 करोड़ रुपए। मोबाइल डेटा में हर उपभोक्ता को हर साल 50,000 रुपए का डिस्काउंट देती है। ये सरकार के दावे हैं, ऐसी योजनाएं हैं। आमदनी और सेवा पर टैक्स और ड्यूटी लगाकर सरकार कमाई करती है, फिर उस कमाई को लोगों के विकास में लगाती है। ये शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। सरकार जो देती है वो तो ढोल पीट कर देती है, लेकिन जो वापस लेती है उस पर चुप्पी साध लेती है। कैसे? पटियाल समझाता है अब आपको। रेल यात्रियों के वेटिंग टिकट को कैंसिल करके सरकार ने पिछले 3 सालों में 1,230 करोड़ रुपए कमाए या वसूले। 2017 से 2019 के बीच रेल यात्रियों को रिजर्वेशन देने वाली फ्लेक्सी फेयर योजना में 2,217 करोड़ रुपए कमाए गए, जो कि रेलवे की कुल कमाई का 20% है। सरकार पर्यावरण और अन्य सुधार के लिए टैक्स से अलग सेस भी लगाती है, जो कुल टैक्स कमाई का 15% है। लेकिन उसके अनुपात में बदलाव का अंदाजा आप प्रदूषण के हालात से लगा सकते हैं कि कितना पैसा वहां लग रहा है। पिछले 5 साल में सरकारी और 5 बड़े प्राइवेट बैंकों ने अकाउंट मेंटेन ना करने के नाम पर जनता के 35,587 करोड़ रुपए वसूल लिए। मालूम था आपको ये? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, डोल बजाकर डिस्काउंट का ऐलान और जनता के धन वापसी पर चुप्पी, आखिर ऐसा क्यों है? चुनाव प्रचार के इस डबल स्टैंडर्ड को पहचान लीजिए, क्योंकि आप वोटर हैं। अब पटियाल आपको जो बताने जा रहा है ना, उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। भारत में हर आदमी किसी ना किसी तरह से टैक्स देता है, भीख मांगने वाला हो या फिर अरबों कमाने वाला। कोई इनकम टैक्स के रूप में देता है तो कोई मामूली चीजों की खरीद पर देता है। इसके बावजूद भारत में सरकारी सेवाओं के उपभोग में मिडिल क्लास की भागीदारी कितनी है? इसके आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं, जरा गौर कीजिए। शिक्षा में देखें तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 8 करोड़ 82 लाख है, जो कि कुल छात्रों का 39% है। बीमारी के इलाज में
अभी भी देश का आम आदमी अपनी जेब से 47% खर्च करता है, यानी 100 रुपए में से 47 रुपए उसके अपने इलाज पर खर्च हो जाते हैं। सरकार मुफ्त इलाज का ढोल पीटती है, लेकिन यह आंकड़ा नहीं बताया जाता। पीने के पानी की बात करें तो बोतल बंद पानी की खरीद में भारत का नंबर दुनिया में 12वें नंबर पर है। शहरी भारत का 12% लोग जो हैं वो बोतल के पानी पर निर्भर हैं। 10 साल पहले यह संख्या करीब 3% होती थी। 2019 के आंकड़े के मुताबिक हर चौथे घर में साफ पानी के लिए वाटर प्यूरिफायर लगाना पड़ता है। बच्चों को जन्म देते समय अभी भी 1 लाख में से 97 मां मर जाती हैं, जबकि यह अनुपात 70 से कम होना चाहिए। 15 में से 49 साल की 57% महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं हमारे यहाँ। प्राइमरी से 12 लाख से अधिक बच्चे पढ़ने का मौका नहीं पा रहे हैं। 9वीं और 10वीं तक आते आते वो लोग यानी 100 होते हैं तो 13 बच्चे पढ़ाई छोड़ जाते हैं। शहरों में जल निकासी और खराब व्यवस्था की वजह से 66% शहर बाढ़ में डूब सकते हैं। ये सब हम आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। सड़क में गड्ढों की वजह से देश में हर दिन कितने लोगों की जान चली जाती है? 5 लोगों की। खाने की खराब क्वालिटी और मिलावट की वजह से आम लोग बीमार पड़ते हैं और इसकी वजह से हर साल जीडीपी में 3 से 9% तक का नुकसान होता है। मालूम था आपको? अच्छा, चुनाव है, मीठा मीठा गप-गप और कड़वा थूक दिया जाता है। पटियाल का सवाल यह है कि चुनाव आयोग इलेक्शन में वोटर को लालच देने से रोकता है, तो क्या डिस्काउंट का प्रचार वोटर को रिश्वत माना जाए? इस पर हमने चुनाव सुधार के क्षेत्र में काम करने वाले एक्सपर्ट से बात की है, आपको भी सुनवाते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी गलतियां या जो खामियां हैं वो तो कभी बताएंगे नहीं, तो वो चीज तो तभी आएगी हमारे सामने जब जनता के पास पॉलिटिशियंस आते हैं वोट मांगने के लिए, तब उनसे ये सवाल किए जाए कि भाई हमारे को बिजली, सड़क, पानी, प्रदूषण, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं और इसके बारे में क्या आश्वासन दे रहे हैं। तो उसका यही एक तरीका है। और वैसे इस पर इलेक्शन कमीशन का जैसे सवाल आपने पूछा है कि भाई इस पे उसको संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो 2-4 चीजें दी गई हैं वो ये है कि एक तो रैलीज कैसे करनी है उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और कोई ऐसे हेट और टेंशन वगैरह पैदा करने वाली बातचीत नहीं करनी चाहिए। उन्हें मीटिंग्स जो हैं वो ठीक प्रकार से होनी चाहिए, उसमें उपद्रव नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिशन जगह में नहीं होना चाहिए। और सिमिलरली प्रोसेशन जो निकलते हैं उसमें क्या क्या कार्रवाई करनी है, पोलिंग के टाइम पे क्या कार्रवाई करनी है। तो इस तरीके की जो है रूल्स वगैरह में जो अगर कुछ गफलत होती है तो उसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकती है। लेकिन जहां तक ये फ्रीबीज देने का मामला है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार सुनवाई हो चुकी है और उसमें कोई ऐसा खास निकल के नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट की जो बाला सुब्रमण्यम वाली एक जजमेंट थी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के बैठक करी थी और उनके साथ चर्चा की थी, और उसके बाद यही बताया गया था कि आपको जो भी वायदे करते हैं आपकी, हम ये डिस्काउंट देंगे, वो चीज़ करेंगे, उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी चाहिए कि आप फाइनेंसेस उसके किस प्रकार से मीट करेंगे। लेकिन ये जनरली पॉलिटिकल पार्टीज करती नहीं है, वो वायदे तो जरूर कर देती हैं। अब पटियाल जो परीक्षण करने जा रहा है वो आपके पेट और स्वास्थ्य से जुड़ा है, लेकिन इसमें हमारी सरकारों के लिए एक सीख भी है, हमारे वोटर के लिए एक सवाल भी है। वो क्या है, जानने के लिए आपको मुझे बहुत ही ध्यान से अंत तक सुनना होगा। शुरुआत करते हैं भोजन से। घर बैठे खाने का मन कर जाए तो हमारे फोन पर जोमैटो का ऐप खुल जाता है। खुलता है ना? आप में से भी बहुतों के खुलता होगा। आपकी स्क्रीन पर हजारों मेन्यू लाइन में खड़े हो जाते हैं। पसंद करो और ऑर्डर कर दो। तय समय पर कॉल बेल की आवाज आ जाती है, दरवाजा खुलते ही गर्मा गर्म खाना घर पर हाजिर हो जाता है। लेकिन इस सुविधा में भी विवाद हो गया है। कैसे, जरा समझिए। हुआ ये कि जोमैटो के पास शिकायत आ रही थी कि लोग ये कह रहे थे कि खाना तो वेज मंगवाया जाता है लेकिन खुशबू नॉन वेज की आ रही थी। इस बात पर काफी रिसर्च किया कंपनी ने, और कंपनी ने इसके लिए एक बड़ा फैसला कर डाला। जोमैटो ने तय किया कि अब वेज और नॉन वेज यानी मांसाहारी और शाकाहारी खाना अलग अलग भेजा जाएगा। इस सुविधा की ब्रांडिंग की गई,
शाकाहारी खाना लाने वाले को नए बैग और वर्दी दी गई। बैग और वर्दी दोनों का रंग हरा कर दिया गया और मांसाहारी खाना लाने वाले के लिए बैग और वर्दी का रंग लाल कर दिया गया। बहुत अच्छा फैसला हो गया जी। अब शाकाहार और मांसाहार के मिश्रण का खतरा लगभग खत्म ही हो गया। इसका ऐलान करते हुए जोमैटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने एक चिट्ठी लिखी। बहुत उत्साह से भरी हुई चिट्ठी थी ये, आपको वो सुना देता हूं। उन्होंने लिखा, मुझे इस लॉन्च से बहुत लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं। नॉनवेज खाने वाले युवाओं से बहुत सारे कमेंट आते थे कि अब उनके माता पिता भी जोमैटो का उपयोग कर सकते हैं, जो पहले वो डरते थे। मैं दोहराना चाहूंगा कि ये सुविधा सख्ती से आहार संबंधी प्राथमिकता को पूरा करती है। मैं जानता हूं कि ऐसे बहुत से ग्राहक हैं जो कभी भी मांस परोसने वाले रेस्तरां में खाना ऑर्डर नहीं करेंगे, भले ही उनका धर्म, जाति कुछ भी हो। लेकिन हमें फ्लीट को अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तमाम प्रयास के बावजूद कभी कभी खाना डिलीवरी बॉक्स में गिर जाता है। ऐसे मामलों में पिछले ऑर्डर की गंध अगले ऑर्डर में चली जाती है। इस कारण से हमें शाकाहारी ऑर्डर के लिए फ्लीट अलग करना पड़ा, यानी जो सप्लाई करने जाते हैं, डिलीवरी देने जाते हैं। कृपया ध्यान दें कि हमारे डिलीवरी पार्टनर की खाने के आधार पर कोई भेदभाव उनसे ना करें। ऐसी राय है कि कुछ सोसाइटीज में आरडब्ल्यू अब हमारे नियमित फ्लीट को अंदर नहीं आने देंगे। हम ऐसे किसी भी मामले के लिए सतर्क रहेंगे और ऐसा नहीं होने देंगे कि आरएडब्ल्यू के साथ हम काम नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हैं। बदलाव के कारण होने वाली किसी भी समस्या के समाधान से पीछे नहीं हटेंगे। मैं वादा करता हूं कि अगर हमें इस बदलाव का कोई महत्वपूर्ण नकारात्मक सामाजिक परिणाम दिखेगा तो हम इसे तुरंत वापस ले लेंगे। ये चिट्ठी जोमैटो के मालिक की है। दिलचस्प बात क्या है, दीपेंद्र गोयल ने रात 10:02 आखिरी बार इस ट्वीट को एडिट किया और सुबह 8:54 पर उन्होंने हरी वर्दी वाली शाकाहारी सेवा का रंग बदल दिया और एक बार फिर पूरा जोमैटो लाल रंग में रंग गया। इस फैसले की वजह उन्होंने सोशल मीडिया पर ही शेयर कर दी। आइए अब आपको वो वजह भी सुनाते हैं जिसके कारण ये फैसला बदलना पड़ा। शुद्ध शाकाहारी बेड़े पर अपडेट। हम शाकाहारी लोगों के लिए सुविधा जारी रखेंगे, लेकिन अब शाकाहारी फ्लीट के लिए हरे रंग का उपयोग नहीं करेंगे। हमारी नियमित सर्विस और शाकाहारी सर्विस दोनों ही लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब अब शाकाहारी ऑर्डर के लिए बने फ्लीट को पहचाना नहीं जा सकेगा, लेकिन ऐप पर दिखाया जाएगा जरूर। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारे लाल वर्दी वाले डिलीवरी पार्टनर गलत तरीके से नॉनवेज भोजन से जुड़े नहीं हैं। हमारे डिलीवरी स्टाफ की शारीरिक सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। अब हमें एहसास हुआ है कि हमारे कुछ ग्राहक भी अपने मकान मालिकों से परेशानी में पड़ सकते हैं और अगर हमारी वजह से ऐसा हुआ तो ये अच्छी बात नहीं होगी। कल रात इस बारे में बात करने के लिए सभी को धन्यवाद। आपने हमें इस रोल आउट के अनपेक्षित परिणामों के बारे में समझाया। हम अनावश्यक अहंकार या अभिमान के बिना हमेशा सुनते रहते हैं। हम आपकी सेवा जारी रखने के लिए तत्पर हैं। यानी जो फैसला लिया उसे बदल दिया। इस विवाद पर देश की जनता क्या कह रही है, अब वो भी सुन लीजिए। अभी तो ग्रीन के लिए बेस्ट ऑप्शन ग्रीन ही है, पर इनको नॉन वेज की तरफ से थोड़ा अलग कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैक्सिमम अब देखते हैं बाजार में, मार्केट में नॉन वेज बहुत खाते हैं लोग, पर उनको ये है वेज की तरफ थोड़ा जाना चाहिए। और इनको जोमैटो का कलर भी या फिर ग्रीन कर दो, गो ग्रीन भी अच्छा है मेरे हिसाब से कि वो गो ग्रीन की तरफ वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मेरे को ये मतलब ये नहीं है कि जो रेड कलर है और ग्रीन कलर है वो फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो मेरे को एक हिसाब से ये लग रहा है कि वो गो ग्रीन जो अभी चल रहा है, गो ग्रीन गो इंडिया, रेड से अब ग्रीन कर दिया है, तो आई थिंक ये जो आइडिया था उनका, इसमें कोई इशू तो था नहीं। तो इससे उन लोगों के लिए अच्छा है जिन लोगों को हम घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको बता दें कि डिलीवरी बॉय आएगा, हम लोग प्रेजेंट नहीं है, पार्सल वो देख नहीं पाते कि आइडेंटिफिकेशन छोटा होता है, तो उन्हें एटलीस्ट क्लॉथ से तो पता चलेगा कि हाँ अगर ग्रीन आया तो वेजिटेरियन है और रेड आया तो नॉनवेज है। तो आई थिंक जो इनका ये आइडिया था मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत बेस्ट था। खाने को लेके इस तरीके की डिबेट नहीं होनी चाहिए कि ग्रीन या रेड जो भी है, और आपके खाने में दम होनी चाहिए। जोमैटो वाले अच्छा खाना देते हैं और इसमें कलर का कोई मतलब नहीं बनता कि ग्रीन वेज के लिए या जो नॉन वेज हैं उनके लिए रेड, तो ठीक है। जोमेटो का जो फैसला है वो बहुत सही फैसला है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है
कि जैसे ड्रेस कोड है नॉनवेज का, तो और नॉनवेज जो डिलीवरी बॉय है वो निकलते हैं धार्मिक स्थल के पास से या जहाँ भी धार्मिक आयोजन हो रहा है, तो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इसलिए ये फैसला मेरे हिसाब से ठीक है। नहीं, जोमेटो बहुत गलत करा है, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनकी प्रेफरेंस है वी आर इंडिया, वी आर अ डाइवर्स कंट्री, तो ये ऑलवेज ये हमेशा इंडिकेशन रहा है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन इट। ठीक है, मतलब मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं है कि उन्होंने रेड कर लिया, पहले भी रेड था तो उसमें भी कोई इशू था नहीं, तो अगर अभी भी उन्होंने अपना कलर वापस ले लिया है तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को विरोध करना चाहिए। जोमेटो ने तो हमारे भले के लिए ही सोचा था, अपने कस्टमर को और सुविधा देने के लिए ये फैसला लिया था, बट अब अगर नहीं समझ में आ रहा है लोगों को और उन्होंने वापस ले लिया तो भी कुछ गलत नहीं है। शाकाहार और मांसाहार का विवाद जोमेटो के एक सही इरादे पर भारी पड़ गया, फैसला बदलना पड़ गया। अब लाल वर्दी वाला ही आएगा, लेकिन शाकाहारी खाना अलग आएगा और मांसाहारी खाना अलग से आएगा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि करीब 24 घंटे के भीतर जोमेटो ने बड़ा नीतिगत फैसला ले लिया। मतलब यह है कि इसके पास किसी भी बदलाव के लिए एक बहुत अच्छा फीडबैक सिस्टम है जोमेटो के पास। जैसे ही हरी और लाल वर्दी का अंतर हुआ, शाकाहारी मकान मालिकों और अपार्टमेंट में मांसाहारी लाल वर्दी पर बैन लगने शुरू हो गए या बैन लगाने का फैसला कर लिया। अब उनमें रहने वाले नॉन वेजिटेरियन को दिक्कत होने लगी। ये बात इतने कम समय में जोमेटो को पता चली और उन्होंने इसे करेक्ट भी कर लिया। हमारे देश में गलत योजनाएं चलती रहती हैं, लेकिन सही फीडबैक सिस्टम की कमी में वो कभी सुधार का मुंह नहीं देख पाते। इससे लाभार्थी परेशान होता है, सरकार को लगता है पैसा दे रहे हैं लेकिन फायदा नहीं होता है। आप कहेंगे कि सरकार को 125 करोड़ लोगों को सुनना पड़ेगा, जोमेटो तो कुछ लोगों को सप्लाई करता है तो उसे पता चल जाता होगा। अब मैं आपको बताता हूं, जोमेटो ने पिछले साल 800 से ज्यादा शहरों में 5 करोड़ 80 लाख कस्टमर तक अपने ऑर्डर पहुंचाए हैं। कितना बड़ा आंकड़ा है ये। ऑर्डर की संख्या 65 करोड़ है। पूरे ऑर्डर की वैल्यू 26,310 करोड़ रुपए है। सुना ना आंकड़ा आपने। विवाद तो निपट गया है, लेकिन यहां यह बात ध्यान देने वाली है कि जब जोमेटो जैसा छोटा संगठन इतनी फुर्ती से फीडबैक पर अपना सुधार कर सकता है, अपना फैसला बदल सकता है, तो हमारी सरकारें ऐसा सिस्टम क्यों डेवलप नहीं करती जो फौरन समाधान की सुविधा दे। अब की बार जो प्रत्याशी आपके यहां वोट देने के लिए आए, उससे ये सवाल जरूर पूछना, जो मैंने बताया ना, ये जरूर पूछिएगा कि हमारी शिकायत पर आप सिस्टम में सुधार की गारंटी क्यों नहीं देते, या कौन देगा गारंटी हमें। आसमान छूती इमारतें, जमीन पर एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क, शहरों को जोड़ते चमचमाते एयरपोर्ट, भारत विकास के नए आयाम घड़ रहा है। लेकिन क्या असली विकास को इन पैमानों पर ही समेट देना ठीक है? अब पटियाल आपके सामने 2 प्रमुख रिसर्च रखना चाहता है, जिसने हमारे सामने ऐसे ही सवाल खड़े कर दिए। पहले इन दोनों रिसर्च पर नजर डालते हैं। आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है। दुनिया भर के सभी देशों को लेकर हैप्पीनेस रिपोर्ट सामने आई है। भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वें पायदान पर है। इसमें 342 देश हैं। ये भारत के लिए खुशी की बात नहीं है। दूसरी रिपोर्ट वर्ल्ड इन इक्वालिटी डेटाबेस की है। वो क्या कहती है? भारत में आर्थिक असमानता रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गई है। आंकड़े बताते हैं कि आर्थिक असमानता इतनी बढ़ गई है कि अंग्रेजों के गुलाम भारत की स्थिति भी इससे ठीक थी। वर्ल्ड पावर कहे जाने वाले अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश भी हैप्पीनेस इंडेक्स में पिछले सालों के मुकाबले पिछड़ रहे हैं। अमेरिका हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिसलकर 23वें पायदान पर पहुंच गया है, चीन 60वें पर और रूस 74वें पायदान पर है। ये उन बड़े तीनों देशों का आंकलन है। इसका मतलब यह हुआ कि ताकतवर होना खुश होना नहीं है। आप सुपर पावर बन गए, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं है। फिनलैंड पिछले 7 सालों से हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पर बना हुआ है। वहां के लोग इतने खुश क्यों हैं? फिनलैंड छोटा सा देश है जिसकी आबादी महज 5 करोड़ 60 लाख के लगभग है। एक्सपर्ट क्या बताते हैं? बोलते हैं फिनलैंड में लोगों का नेचर यानी पर्यावरण से गहरा कनेक्शन है। इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस यानी काम के साथ खुद पर ध्यान देने वहां के लोगों को खुशी के माहौल देता है, खुश रखता है। फिनलैंड के लोग ये भी मानते हैं कि मात्र पैसा कमाना खुशी नहीं होती है। अब बात इनकम इनक्वालिटी की यानी आर्थिक असमानता की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
जहां भी सरकार 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन मुहैया करवा रही है। दूसरी तरफ देश में अरबपतियों की संख्या भी बढ़ रही है। देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ना समस्या नहीं है, समस्या आर्थिक असमानता का लगातार बढ़ना है और इस हिसाब से आंकड़े कई तरीके से अलार्मिंग भी हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश में सबसे ज्यादा आर्थिक असमानता ब्रिटिश हुकूमत के दौरान थी। 1980 आते आते गरीबों के हाथ थोड़ा पैसा आ गया और असमानता में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन 1980 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरे कारणों से आर्थिक असमानता बढ़ती रही। साल 22-23 में यानी 2022 और 23 के आंकड़े ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गए हैं। देश में सबसे अमीर 1% लोगों के पास पूरे देश की 40% संपत्ति तक है। एक तरफ हैप्पीनेस इंडेक्स और दूसरी तरफ आर्थिक असमानता, दोनों आंकड़ों के अपने अपने मायने हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो यहां उठाने लाजमी हैं। भारत आजाद हुआ तो तय हुआ कि ट्रिकल डाउन थ्योरी का विकास होगा, तो कमाएंगे और आमदनी का हिस्सा देश के साथ बांटेंगे। उससे अमीर और गरीब के बीच की दूरी घटाई जाएगी, लेकिन वक्त के साथ अमीर बढ़ते गए लेकिन गरीब घटे नहीं। ऐसे में अब तो सरकार का दावा यह भी है कि उसने देश में गरीबी की संख्या बहुत कम कर दी है। ऐसे में एक बात तो क्लियर है कि खुशी का रिश्ता अमीरी और गरीबी से नहीं है। अब बारी है पब्लिक कमेंट्स की, फटाफट देख लेते हैं क्या लिखा है आपने। कल हमने बादाम की स्टोरी दिखाई थी, उस पर लिखा गया कि किसानों और मजदूरों की कोई बात नहीं करता, लेकिन हमारी रिपोर्ट इनको अच्छी लगी, शुक्रिया। और अब वक्त हो गया है पब्लिक इंटरेस्ट में इजाजत लेने का। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात और अब मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शुभ रात्रि।